दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 6 ऊतक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऊतक यानी टिश्यूज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ऊतक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आइए जान लेते हैं ऊतक या टिश्यू किसे कहते हैं। तो किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो और वे एक विशेष कार्य करती हों। तो ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह होता है। ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो और वे एक विशेष कार्य करती हों, उन्हें ऊतक कहा जाता है। अधिकांशतः ऊतकों का आकार और आकृति एक समान होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऊतक जो होते हैं दोस्तों, उनके आकार और आकृति में असमानता या भिन्नता पाई जाती है, लेकिन उनकी उत्पत्ति और कार्य एक समान होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो और वे एक विशेष कार्य करती हों। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, रक्त, पेशी, फ्लोएम, इसमें से कौन सा ऊतक का उदाहरण है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों। दोस्तों इनमें से ऊतक के उदाहरण तीनों हैं और आप देख सकते हैं कि ऊतकों का निर्माण कोशिकाओं के समूह के द्वारा होता है। मनुष्यों में रक्त तथा पेशी और पौधों में फ्लोएम ऊतकों के उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त, पेशी और फ्लोएम ये तीनों ही ऊतक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं। कोशिका के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है इन विकल्पों में से कौन से सही हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों आप देख लीजिए कि एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। जैसे अमीबा में एक कोशिका के द्वारा ही गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन और उत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है। और बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं, जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही प्रकार के कार्य को करने में सक्षम होती हैं। विशेष प्रकार के कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किए जाते हैं और मनुष्यों में रक्त और पेशी, पौधों में फ्लोएम विशेष कार्यों को करने वाले ऊतक के उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोशिका के कार्यों को संपन्न करने में अगर हम देखें तो एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं और बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है कि विभिन्न पादप ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वृद्धि और विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में बृहद रसधानियां उपस्थित होती हैं। दूसरा है कि विभाज्योतक ऊतकों के विभाजन की शक्ति खो जाने पर वे अस्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो केवल 2 सही है, 1 सही नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। दोस्तों पादप ऊतकों के विभाजन की क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतक या पादप ऊतकों का वर्गीकरण वृद्धि अथवा विभाज्योतक तथा अस्थायी ऊतक में इनका वर्गीकरण किया गया है। वृद्धि की क्षमता वाले ऊतक विभाज्योतक ऊतक कहलाते हैं और इनकी उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इन ऊतकों की कोशिकाएं अत्यंत क्रियाशील होते हैं। उनके पास अत्यधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। उनके पास रसधानी नहीं होती है, इसलिए कथन 1 आपका सही नहीं, गलत हो जाएगा। और दूसरा है विभाज्योतक की वृद्धि और परिपक्वता के साथ इसके गुणों में परिवर्तन होता है।
धीरे धीरे ये अपनी विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। और अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। तो केवल कथन दो आपका सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक अथवा कैम्बियम, अंतर्विष्ट विभाज्योतक या इनमें से किसी के कारण नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पार्श्व विभाज्योतक अथवा कैम्बियम के कारण। दोस्तों, प्ररोह या स्टेम के शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है और वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक या कैम्बियम के कारण होती है और अंतर्विष्ट विभाज्योतक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा, पौधों के तनों की परिधि में जो वृद्धि होती है वो पार्श्व विभाज्योतक या कैम्बियम के कारण होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादपों के अस्थायी ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो कथन हैं कि ये पादप के अस्थायी ऊतक के संबंध में है। सरल अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सही है। और जटिल अस्थायी ऊतकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पादपों के ऐसे अस्थायी ऊतक जिनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है, सरल अस्थायी ऊतक या सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। ये एक ही तरह दिखाई देते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक जो होते हैं एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सरल अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और जटिल अस्थायी ऊतकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, जाइलम, पैरेन्कामा, पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिडर्मिस उपर्युक्त में से कौन से पादपों के सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं? तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये थोड़ा कठिन भी है, बायोलॉजी या बॉटनी से संबंधित है। दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जाइलम, पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिडर्मिस, इसमें से कौन पादपों के सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं? तो आप देखिए दोस्तों, पैरेन्काइमा, कैलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिडर्मिस, यानी 2, 3, 4 और 5। तो देखिए दोस्तों, ये सभी जो है पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिडर्मिस पादप के सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं, जबकि जाइलम और फ्लोएम पादप के जटिल अस्थायी ऊतक के प्रकार में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पैरेन्काइमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पैरेन्काइमा ऊतक भोजन का भंडारण करते हैं। क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं और एरेन्काइमा ऊतक प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए दोस्तों, पैरेन्काइमा ऊतक भोजन का भंडारण करते हैं, ये सही नहीं है। क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं और एरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन सी 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें आपको पूछा गया है, क्या प्रश्न पूछा गया है, आप एक बार प्रश्न को देखिए कि उपर्युक्त में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं, ये 2 और 3 आपके सही नहीं हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, पादपों में उपस्थित सरल अस्थायी ऊतकों के अंतर्गत आने वाले जो पैरेन्काइमा ऊतक होते हैं, इन पादपों की आधारीय पैंकिंग को निर्मित करते हैं। ये ऊतक कोशिकाओं की कुछ परतों के रूप में होते हैं और ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। पैरेन्काइमा मुख्यतः तनों और जड़ों के पोषण करने वाले पदार्थ, जल और भोजन का संग्रहण करते हैं।
जबकि कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ऐसे पैरेन्काइमा को क्लेरेन्काइमा या हरित ऊतक भी कहा जाता है। तो कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन से कथन गलत हैं। और एरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की गुहिकाएं होती हैं जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल। तो दोस्तों क्लेरेन्काइमा नहीं बल्कि एरेन्काइमा जो होते हैं ये पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में सरल अस्थायी ऊतक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है कि पौधों में लचीलापन स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है और दूसरा है कालेन्काइमा पौधों की कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो दोस्तों इसमें से न तो एक न दो, कोई भी कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि पौधों में लचीलेपन का गुण एक सरल अस्थायी ऊतक कालेन्काइमा के कारण होता है। ये पौधों के विभिन्न भागों में जैसे पत्ती और तने में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। नारियल के छिलके के इन्हीं ऊतक उपस्थित होते हैं और इन ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन या लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है, जिसके कारण मोटी होती हैं, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व तो रक्षा करने का है। अतः इनकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पौधों में जो लचीलापन होता है वो कालेन्काइमा के कारण होता है, न कि स्क्लेरेन्काइमा के कारण। और दूसरा है कि कालेन्काइमा पौधों की कठोरता के लिए उत्तरदायी ऊतक नहीं बल्कि स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों की कठोरता के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टोमेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये रक्षी कोशिकाओं से घिरे होते हैं, बिल्कुल सही है। ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं किंतु वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, केवल एक ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस प्रश्न की आप व्याख्या देखें तो स्टोमेटा सामान्यतः पौधों की एपिडर्मिस में उपस्थित होते हैं। इन्हें दो वृक्क यानी किडनी के आकार की कोशिकाएं घेरी रहती हैं, जिनको कि रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। कथन एक आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो स्टोमेटा कोशिकाएं होती हैं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करती हैं, साथ ही साथ ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी सहायक होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। देखिए, यह पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। ये पौधों की सबसे बाहरी परत है। ये पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस कोशिका समूह की हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन बी, एपिडर्मिस। देखिए, एपिडर्मिस आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एपिडर्मिस पौधों की सबसे बाहरी परत होती है, जिससे पौधे की पूरी सतह ढकी होती है। ये पौधों के सभी भागों में की रक्षा करती है। मरुस्थलीय या शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में ये मोटी हो सकती है और ये कोशिका पौधों के बाह्य स्तर पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। ये मोम जैसी परत क्यूटिन या जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। यह जलहान, यांत्रिक आघात और परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा भी करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, पौधों और वृक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि वृक्षों की छाल हवा और पानी के लिए अभेद्य या इम्परवियस होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उसमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं
जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है और उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे विभाज्य ऊतक की पट्टी तने के एपिडर्मस का स्थान ले लेती है और बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं। ये पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है और इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद्य बनाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाइलम और फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। तो ये प्रश्न देखिए पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? इसमें जो 3 है कि जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में परिवर्तित करा सकते हैं, ये आपका सही नहीं है। 1 और 2 आपके सही हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन सी यानी केवल 3 आपका सही नहीं है। जाइलम और फ्लोएम आप जानते हैं कि जटिल अस्थायी ऊतक हैं। ये मिलकर संवहन बंडल या वस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। वस्कुलर बंडल दोस्तों, जाइलम ट्रैकीड वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी और अधिकतर कोशिकाएं मृत होती हैं। जाइलम में ट्रैकिड और वाहिकाओं के कारण पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है और पैरेन्काइमा भोजन संग्रहण करता है। ये किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है और फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। दूसरा, फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवों चालनी नालिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और फ्लोएम फाइबर को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित होती हैं। कथन 2 सही है। दोस्तों, फ्लोएम जो है जाइलम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं, और जबकि आपसे कथन में कहा गया है कि जाइलम दोनों दिशाओं में पदार्थों का गति कराते हैं, वो सही नहीं है। सही है कि फ्लोएम जो हैं जाइलम के विपरीत पदार्थों की कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। आसान सा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एपिथेलियमी ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, इनमें से कौन से जंतु ऊतकों के प्रकार हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। दोस्तों, एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये सभी जंतु ऊतकों के प्रकार हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। विभिन्न जंतु ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एपिथेलियमी ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं। बिल्कुल सही है। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। सही है। और तंत्रिका ऊतक या नर्व से जो टिश्यूज होते हैं, ये न्यूरॉन के बने होते हैं। सही है। तो दोस्तों, इसमें से चारों ही कथन आपके सही हैं। 1, 2, 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियमी ऊतक को शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमी और ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, अंतरकोशिकीय आधात्री में फंसी धंसी होती हैं। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतकों के प्रकार में एरियोलर ऊतक, एडिपोज या वसामय ऊतक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि और रक्त, ये सभी दोस्तों संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। इसी तरह पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है और पेशियों में गति उनमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार की प्रोटीन, सिकुड़ने वाली प्रोटीन जो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण होती है। और पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, आरेखित और कार्डियक यानी हृदय पेशी। इसके अलावा तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त करता है, संचालित करता है।
मस्तिष्क, मेरुरज्ज और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी हुई हैं। दोस्तों, तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही ये संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, रक्त एक संयोजी ऊतक है। बिल्कुल सही है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरा है कि लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है, तो ये सही नहीं है। और प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन उपस्थित होते हैं, ये सही है। तो देखिए, कथन एक और तीन आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, रक्त एक संयोजी ऊतक है, ये आपका सही हो जाएगा। जबकि लाल के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। जो रक्त का तरल मैट्रिक्स होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स निलंबित या सस्पेंडेड होते हैं। तो कथन 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। ये सही नहीं है। दोस्तों, रक्त को जो तरल आधार होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें ही लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। और तीसरा है दोस्तों कि प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी होते हैं। तो कथन 3 आपका सही है। तो 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे। कथन 2 आपका सही नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में एनसीईआरटी के 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 6 ऊतक। इसमें हमने ऊतक यानी टिश्यूज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, राजस्थान, एमपीपीसीएस आदि के सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।